संयुक्त राज्य अमेरिका का आरण तेजी से बढ़ रहा है। अब यह 30 ट्रिलियन से अधिक हो चुका है। क्या डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और डोगे अमेरिकी सरकार को रोक पाएंगे? क्या आरण 40, 50, 60, 100 ट्रिलियन, शायद और भी अधिक हो सकता है? मैं अमेरिका के बारे में सच्चाई बताने जा रहा हूं। आरण को अभी एक सरल, तेज कदम में समझें। पहला कदम, चलिए हम ये देखते हैं कि वे छिपा रहे हैं। हम 2007 से 2010 तक के चार्ट के साथ शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि ये जीएफसी है, ये S&P 500 है। बाईं ओर हम 800 से 1600 तक जाते हैं। 2007 में हम बस बढ़ते जा रहे थे, ऊपर 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 ऊपर। हम लगभग 1600 के ठीक बिंदु पर पहुंचते हैं और फिर फेड, ब्याज दरें कम करना शुरू करता है। ब्याज दरें, बाजार यह महसूस करना शुरू करता है कि कुछ संभावित रूप से गलत है और नीचे जाने लगता है। हमें थोड़ा सा उछाल मिलता है, लेकिन फिर 2008 के मध्य में एक पूरी तरह से गिरावट आती है, जब यह स्पष्ट हो जाता है कि हालात बिगड़ रहे हैं। इस दौरान S&P 500 लगभग 50% गिर गया। अब इस वीडियो को देख रहे बहुत से लोग कहेंगे, हाँ जॉर्ज, मुझे पता है कि यह समझ में आता है क्योंकि हमारे पास एक बड़ा मुद्दा है जिसे हम आवास संकट कहते हैं। वास्तव में नहीं। मैं सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि उस समय बंधक पर डिफॉल्ट दर से 2% हैम्स्ट्रिंग तक यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। वास्तव में अगर मैं आप में से अधिकांश से पूछता कि डिफॉल्ट दर कितनी बढ़ी, तो आप शायद 40, 50, 60% कह देते, क्योंकि इसका वित्तीय प्रणाली और शेयर बाजार जैसी चीजों पर प्रभाव पड़ा। लेकिन जीएफसी के दौरान क्या हुआ, इसके बारे में सच्चाई को समझने के लिए, जो कि हमें अमेरिका के बारे में सच्चाई को समझने के लिए करना है। आज का कर्ज, हमें इसे एक वित्तीय संकट के रूप में देखना होगा। और आप में से अधिकांश फिर से इस वीडियो को देख रहे होंगे, कहेंगे ठीक है जॉर्ज, मुझे ये समझ में आता है। इन बंधक समर्थित प्रतिभूतियों के कारण इन्हें सुरक्षित किया गया था। ये डेरिवेटिव्स, ये दुनिया भर में बैंकों के बैलेंस शीट पर थे, और अगर आप इनमें एक छिद्र कर देते हैं तो अचानक सिस्टम ढह जाता है। फिर से ये बिल्कुल वैसा नहीं हुआ जैसा कि हुआ। मैं आपको दिखाता हूं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। हमें वित्तीय प्रणाली की संरचना को देखना होगा ताकि हम वास्तव में समझ सकें कि इस 50% गिरावट का कारण क्या था, और अंत में 50% की गिरावट या वित्तीय संकट या बैंकिंग प्रणाली के भीतर की समस्याएं, ये सभी तरलता की कमी के परिणाम थीं। मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं संपादक, चलिए सीधे मेरे डेस्क पर चलते हैं। आइए मेरे अच्छे दोस्त जेफ स्नाइडर के एक चित्र को देखते हैं जो यूरोडॉलर यूनिवर्सिटी में है। यह दिखाता है कि वैश्विक मौद्रिक प्रणाली में शामिल बैंक वास्तव में कैसे कार्य करते हैं, और वे एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं, और वे डॉलर की तरलता कैसे उत्पन्न करते हैं। यह वित्तीय प्रणाली के संचालन के लिए आवश्यक है, या इस मामले में वित्तीय प्रणाली के जीवित रहने के लिए। तो हमारे पास रूस का बैंक, कैरेबियन द्वीप, सिंगापुर, मॉन्ट्रियल, बहामास, स्विट्जरलैंड हैं। हम बस उदाहरण के लिए इन नामों का निर्माण कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इन सभी तीरों पर ध्यान दें। तो इसका मतलब है कि क्रेडिट एक बैंक से दूसरे बैंक में जा रहा है। तो रूस का बैंक कैरेबियन द्वीप के बैंक को क्रेडिट जारी कर रहा है। बैंक ऑफ केमैन आइलैंड्स सिंगापुर आदि को ऋण जारी कर रहा है। लेकिन अब आइए हम चित्र पर हर जगह को देखें। यह पीले रंग में हाईलाइट किया गया है। तो सिंगापुर के बैंक के लिए हमारे पास एक इंटरबैंक रेपो है। बहामास का बैंक, हमारे पास एक और इंटरबैंक रेपो है। और फिर हम इन वैश्विक डीलर बैंकों के पास जाते हैं, पहला डीलर बैंक, और फिर बीएसडी ग्लोबल डीलर बैंक, और वे वास्तव में उधार दे रहे हैं। खजाने, दूसरे शब्दों में संयुक्त राज्य का कर्ज, इन बैंकों को इस रेपो लेन देन के होने के लिए। इसे देखने का एक और तरीका है कि अमेरिका खजाने, विशेष रूप से टी बिल, वैश्विक मौद्रिक प्रणाली के केंद्र में हैं। टी बिल के बिना
आपके पास डॉलर की तरलता नहीं होगी, क्योंकि वे आवश्यक संपार्श्विक हैं, वे आवश्यक घटक हैं। और डॉलर की तरलता के बिना पूरा कार्डों का घर ढह जाता है। अब मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं अपने आप से कह रहे हैं, ठीक है जॉर्ज, मैं समझता हूं कि आप टी बिल के बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन हर बार जब मैं किसी विशेषज्ञ को सुनता हूं या मुख्यधारा के मीडिया के वित्तीय समाचारों को चालू करता हूं, वे हमेशा तरलता के बारे में बात करते हैं के संदर्भ में। बैंक रिजर्व, फेड की बैलेंस शीट। तो अगर फेड क्यूई करता है, ओ मेरे भगवान, वे बढ़ा रहे हैं, इसलिए सिस्टम में बैंक रिजर्व की मात्रा बढ़ रही है, वे तरलता को बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम वास्तव में इस बारे में विशिष्ट या सटीक होना चाहते हैं तो इन बेवकूफी टी बिल्स को भूल जाइए। नहीं 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 नहीं, मौद्रिक सौर प्रणाली का केंद्र फेडरल रिजर्व है, उनकी बैलेंस शीट, और फिर से वे बैंक रिजर्व। ठीक है, मुझे आपको दिखाने दें कि यह क्यों गलत है। यह पीछे जाता है प्लम्बिंग की ओर। आप देखिए, वह आरेख जिसे हमने अभी देखा वह था, या यह मूल रूप से उस आरेख का मेरा संस्करण है। तो आपके पास बैंक ए, बी और सी हैं और वे एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं और क्रेडिट बढ़ा रहे हैं। तो आपके पास सभी ये डॉलर डॉलर क्रेडिट बैंक ए से बैंक बी, फिर बैंक सी और सी से ए जा रहे हैं, और जो संपार्श्विक वे उपयोग कर रहे हैं वे ये टी बिल्स हैं। तो क्यों वे क्यों नहीं उपयोग कर रहे हैं? वे बैंक रिजर्व। जैसे एक घर में सामान्य प्लम्बिंग होती है, यह सब पाइप्स के बारे में है, चाहे आप विश्वास करें या नहीं। तो इन पाइप्स के बारे में सोचिए जो बैलेंस शीट्स को जोड़ते हैं, जैसे आप अपने खुद के घर में पाइप्स के बारे में सोचते हैं। तो इन बैंकों ए, बी और सी की बैलेंस शीट्स आपस में जुड़ी हुई हैं, और वे भी जुड़े हुए हैं। मान लीजिए बीएस बैंक। अब बीएस बैंक बीएस से भरा हुआ है, लेकिन इसका कारण, इसलिए मैंने उन्हें बीएस बैंक नहीं कहा, मैंने उन्हें बीएस बैंक कहा क्योंकि उनके पास एक पाइप है जो फेड की बैलेंस शीट से जुड़ता है। दूसरे शब्दों में, उनके पास फेड की बैलेंस शीट तक पहुंच है, उनका फेडरल रिजर्व के साथ एक खाता है। तो अगर लेन देन सिर्फ फेड और बीएस बैंक के बीच है, तो हां, बैंक रिजर्व महत्वपूर्ण है, वे निश्चित रूप से तरलता हैं। लेकिन बैंक ए, बी, सी, उनके पास केवल एक पाइप है जो बीएस बैंक की ओर जाता है। उनके पास एक पाइप नहीं है जो फेडरल रिजर्व की ओर जाता है। अब यह संभव है कि वे लेन देन कर सकते हैं और निपटान कर सकते हैं। वे बीएस बैंक के माध्यम से फेड की बैलेंस शीट का उपयोग करके क्रेडिट बना सकते हैं, लेकिन यह अधिक जटिल है, यह अधिक श्रम गहन है और यह अधिक महंगा है। इन शॉर्ट टर्म ट्रेजरीज के लिए इतनी मांग होने का कारण, यहां तक कि उन बड़े बैंकों से जिनके पास फेड की बैलेंस शीट तक पहुंच है, यह है कि असली दुनिया में, वैश्विक मौद्रिक प्रणाली में, उन टी बिल्स की वह उपयोगिता बैंक रिजर्व्स की तुलना में कहीं अधिक है जो केवल बैलेंस शीट पर मौजूद है, फेडरल रिजर्व का। तो यहां वीडियो में वह बिंदु है जहां हम सभी बिंदुओं को जोड़ते हैं। आइए हम पहेली के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने जो मुख्य बिंदु अभी देखा है वह यह है कि संपार्श्विक डॉलर की तरलता के लिए महत्वपूर्ण है और डॉलर की तरलता वित्तीय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब S&P 500 में 50% की गिरावट आई तो सिस्टम में कुल संपार्श्विक का क्या हुआ? तो चलिए हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास 100% संपार्श्विक का एक पाई चार्ट है। स्पष्ट रूप से मैं इसे बहुत सरल बना रहा हूं, और चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं 50% टी बिल्स और तब 50% हाउसिंग लोन से जुड़े प्रतिभूतियां। वास्तव में वे बिल्कुल एक ही चीज थे। हाउसिंग लोन से जुड़े प्रतिभूतियों का जोखिम प्रोफाइल टी बिल के समान था। दूसरे शब्दों में, शून्य जोखिम, जब तक हम डिफॉल्ट्स को
2% से 5% होते हुए नहीं देखते और मुख्य धारा के मीडिया में कहानी बदलती नहीं। फिर इन सभी बैंकों ने यूरो डॉलर सिस्टम में जो टी बिल्स और हाउसिंग लोन से जुड़े प्रतिभूतियों का उपयोग कर रहे थे, उन्होंने अन्य बैंकों से कहा, अब हम केवल टी बिल्स स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या हुआ? लगभग एक रात में आपके पास 50% था। वैश्विक मौद्रिक प्रणाली में संपार्श्विक गायब हो जाता है। यह असली कारण था जिसने वैश्विक वित्तीय संकट को पैदा किया। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और 2025 में चलते हैं। हमें पता है कि जेनेट येलेन ट्रेजरी का प्रबंधन करने के मामले में बाहर जा रही है और स्कॉट बेजेंट आकर यह काम संभालने वाले हैं। लेकिन जो दिलचस्प है वह यह है कि अगर आप स्कॉट की टिप्पणियां पढ़ें, जब उसने यह काम संभालने से पहले, तो वह जेनेट येलेन की बहुत आलोचना कर रहा था। वह वहां था, अपनी मुट्ठी हिलाते हुए कह रहा था, जेनेट येलेन बेकार हैं, वह जो कर रही है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भयानक है। लेकिन वह किस बारे में बात कर रहा था? वह जिस बारे में बात कर रहा था, और मैं थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कह रहा हूं, वह सच में नहीं कह रहा था जेनेट येलेन बेकार हैं। मैं यहां स्पष्ट होना चाहता हूं, वह इसे बहुत पेशेवर तरीके से इशारा कर रहा था। लेकिन वह किस चीज का विशेष रूप से उल्लेख कर रहा था? जेनेट येलेन ने जारी करने का तरीका बदल दिया है। हम में से ट्रेजरी यूएस अर्न, तो सामान्यतः मान लीजिए कि वे लंबी अवधि में 50% जारी करते हैं, जैसे 10 साल, 30 साल और 50% छोटी अवधि में टी बिल्स के साथ। फिर से मैं सिर्फ उदाहरण के लिए इसे बहुत सरल बना रहा हूं। और अगर ब्याज दरें बहुत कम हैं, तो तर्क यह है कि अगर भविष्य में ब्याज दरें बढ़ती है तो इसका प्रभाव पड़ेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बकाया आरण का एक कम प्रतिशत, मान लीजिए आपके पास 10 होम मॉर्टगेज हैं और उनमें से 5 फिक्स्ड रेट हैं और 5 एडजस्टेबल रेट हैं। तो अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं, यह आपके 5 घरों पर प्रभाव नहीं डालेगा। अब चलिए एक अलग उदाहरण लेते हैं एक और व्यक्ति के साथ, और मान लेते हैं कि उनके पास 9 प्रॉपर्टीज हैं जहां उन्होंने फिक्स्ड किया है बंधक। तो अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो यह केवल उनके एक प्रॉपर्टी पर ही प्रभाव डालेगा। तो यह स्कॉट की, जेनेट येलेन की आलोचना थी। वह कर्व के फ्रंट एंड पर बहुत अधिक जारी कर रही है, जो मूल रूप से अमेरिका सरकार के आरण को एक एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज में बदल रहा है, जबकि आरण का एक उच्च प्रतिशत फिक्स्ड रेट मॉर्टगेज की तरह होना चाहिए। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि स्कॉट अब क्या कर रहा है जब उसे जेनेट येलेन की नौकरी मिली है? एडिटर, चलो सीधे इंटरनेट पे चलते हैं। ट्रेजरी विभाग ने एक घोषणा की, यह सामान्य से अधिक शॉर्ट टर्म बिल जारी करेगा। यह अजीब है। और यह घोषणा नए ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेजेंट द्वारा अपनी पूर्ववर्ती जेनेट येलेन की आलोचना के बावजूद आई, जिन्होंने छोटी अवधि के आरण के असामान्य रूप से बड़े मात्रा में जारी करने के लिए उनकी आलोचना की थी। तो आप देख रहे हैं कि अभी क्या हुआ। स्कॉट वहां बैठे थे, जेनेट येलेन की ओर उंगली दिखाते हुए कह रहे थे, वह बेकार है, वह एक मूर्ख है, वह एक बेवकूफ है। वह मूल रूप से हमें यह एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज देकर संयुक्त राज्य अमेरिका की दीर्घकालिक वित्तीय सेहत को खतरे में डाल रही है, जिसमें हमारे कुल आरण का एक उच्च प्रतिशत शामिल है। और फिर जैसे ही वह कार्यालय में प्रवेश करता है, जैसे ही वह नौकरी लेता है, वह कहने से बदल जाता है, जेनेट येलेन बेकार है से, ओ हाँ, जेनेट येलेन एक जीनियस हैं। और वह पूरी जारी करने की नीति जिसे मैं पहले आलोचना कर रहा था, हाँ, हम वास्तव में वही करने जा रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से जो हुआ वह यह है कि उसे शायद जेमी डायमोन से एक फोन कॉल आया, या चलिए ये कहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो वास्तव में वैश्विक मौद्रिक प्रणाली को समझता है। और उन्होंने कहा, हाँ स्कॉट, तुम जारी करने को नहीं बदल सकते। और यह इसका कारण है, क्योंकि अगर आप जारी करने को बदलते हैं तो आप सिस्टम में टी बिल्स की मात्रा को कम कर देते हैं। अगर आप सिस्टम में टी बिल्स की मात्रा को कम करते हैं तो ये एक हिस्से को निकालता है, संपत्ति का एक हिस्सा,
जो डॉलर की तरलता के एक हिस्से को निकालता है। और अगर वैश्विक मौद्रिक प्रणाली के लिए कोई तरलता नहीं है क्योंकि आप आवश्यक संपत्ति का एक हिस्सा निकाल रहे हैं, तो हम उस चीज का दोहराव देखने जा रहे हैं जो हमने जीएफसी के दौरान देखी थी। बाहर जरूरी संपत्ति या जरूरी संपत्ति का 1% निकालने पर फिर हम उस चीज का दोहराव देखने जा रहे हैं जो हमने जीएफसी के दौरान देखी थी। और स्कॉट, मुझे लगता है कि तुम नहीं चाहते कि यह तुम्हारे कार्यकाल में हो। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के आरण के बारे में कौन सी सच्चाई को उजागर करता है? खैर, दुर्भाग्यवश हम संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक स्थिति में हैं। यह ट्रिफिन की दुविधा के बहुत करीब है, या ट्रिफिन का विरोधाभास। लेकिन विरोधाभास यह नहीं है कि अधिक से अधिक अमेरिकी डॉलर होने चाहिए। अब हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां अधिक से अधिक और अधिक होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका कोषागार अधिक से अधिक संपार्श्विक होना चाहिए। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका का कर्ज बढ़ता रहना चाहिए, बढ़ता रहेगा। तो भले ही डोनाल्ड ट्रंप डोज और एलोन सरकारी खर्चों को कम करने और इसे अधिक कुशल बनाने में सफल हों, एक निश्चित समय पर उन्हें वह कॉल आएगा और उन्हें निर्णय लेना होगा। क्या आप खर्चों में कटौती करना जारी रखते हैं, इसलिए संपार्श्विक को कम करते हैं और वैश्विक मौद्रिक प्रणाली को खतरे में डालते हैं? या क्या आप जो कर रहे हैं उसे रोक देते हैं ताकि 2008 और 2009 जैसी स्थिति होने की संभावना तेजी से न बढ़े? और उन दर्शकों के लिए जो यहां बैठकर ये देख रहे हैं, कह रहे हैं जॉर्ज ठीक है, किसी न किसी समय हमें एक कठिन निर्णय लेना होगा और ट्रंप अमेरिका को पहले रखेंगे। उन्होंने ये बार बार कहा है। और हम वैश्विक मौद्रिक प्रणाली में हो रही घटनाओं के कारण बंधक नहीं बन सकते। हम अपने कर्ज को बढ़ाते नहीं रह सकते, जो अर्थव्यवस्था को कम से कम कुशल बनाता है, जिससे औसत अमेरिकी के जीवन स्तर में गिरावट आती है, सिर्फ इस यूरो डॉलर प्रणाली का समर्थन करने के लिए। या संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर क्या हो रहा है, और मैं इसे पूरी तरह से समझता हूं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि हम एक आपस में जुड़े हुए दुनिया में हैं। हम एक आपस में जुड़े हुए वित्तीय प्रणाली और वैश्विक मौद्रिक प्रणाली में हैं। तो अगर आप यह तय करते हैं कि संपार्श्विक संयुक्त राज्य अमेरिका के कर्ज को खत्म करने के लिए आगे बढ़ें और संयुक्त राज्य संघीय सरकार को अधिक कुशल बनाएं, तो फिर क्या होगा? या क्या संभावना है कि ऐसा होगा कि S&P 500 50% गिर जाएगा और मान लीजिए कि आवाज भी 50% गिर जाएगा? और यह औसत जो और जेनेट के जीवन स्तर के लिए क्या करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कर्ज के बारे में सच्चाई यह है कि चाहे हमें यह पसंद हो या ना हो, यह सबसे अधिक संभावना है कि यह बढ़ता रहेगा। लेकिन यह सब बुरी खबर नहीं है। आप देखिए, अगर हम विनियमन को कम कर सकते हैं, अगर हम नौकरशाही और लाल फीताशाही को खत्म कर सकते हैं, तो हम सरकार के खर्चों की तुलना में अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ा सकते हैं। और इसलिए सरकारी खर्चों का जीडीपी के संबंध में प्रतिशत कम हो जाता है और कुल मिलाकर यह समग्र अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा। यह इसे अधिक कुशल बनाएगा। यह हमें अधिक वस्तुएं और सेवाएं बनाने की अनुमति देगा, जो अंततः असली धन का मतलब है। नमस्ते साथी विद्रोही पूंजीवादियों, मैं आपको एक नए चैनल के बारे में बताना चाहता था जिसे मैंने शुरू किया है, जहां मैं आपके सभी पसंदीदा लोगों का इंटरव्यू लेने वाला हूं। लिन ओल्डन, क्रिस मैकिन्टॉश, रॉबर्ट कियोसाकी, डोज कैसी, ल्यूक ग्रोमन, ब्रेंट जॉनसन, जेफ स्नाइडर, पीटर शिफ, माइक मलोनी, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप इन अद्भुत इंटरव्यू में से एक भी मिस न करें, आपको विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा अभी के लिए, और रेबेल कैपिटलिस्ट इंटरव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें। और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।